राधे राधे। वेलकम इन सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन। तो आज की आपकी क्लास है वो है अडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट या एमएसएन फर्स्ट। एमएसएन की फर्स्ट वीडियो है ये। इंट्रोडक्शन पार्ट इसमें कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन का 2 वीडियो लेंगे इंट्रोडक्शन की, उसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ये है आपके पार्ट 1। पार्ट 1 इसलिए है क्योंकि एक वीडियो में हम पूरे को कवर नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्स कैप एमएसएन का थोड़ा लेंथी है और नई सब्जेक्ट है तो समझने के लिए भी थोड़ा चाहिए। इसलिए हमने क्या है 2 पार्ट में इसको हम करेंगे कंप्लीट। यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम पहले सिलेबस को देख लेते हैं। ये आपके सामने एमएसएन फर्स्ट का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है यूनिट 1 उसका सिलेबस है। ये आपका क्या हो गया, सिलेबस हो गया। तो अब इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले इस लेक्चर में हम डेफिनेशन वगैरह हो गई, इंट्रोडक्शन। सेकेंड थिंग्स आईसीडी हो गया, ये देखेंगे। ये देखेंगे ओपीडी, आईपीडी, आईसीयू, इनके क्या क्या रोल है ये देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस देख लेंगे। इसमें हम इन्फेक्शन देख लेंगे और लास्ट देख लेंगे अल्टरनेटिव थेरेपीज यूज्ड इन केयरिंग फॉर पेशेंट विथ मेडिकल एंड सर्जिकल डिसऑर्डर। तो इस लेक्चर में हम ये देखेंगे। और जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आपके जो ब्लू वाला है, ब्लू से जो टिक हो रहा है वो देखेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है, 6। तो 6 टॉपिक है आपके, वो हम लेक्चर 2 में देखेंगे, पार्ट 2 में। और 8 जो टॉपिक है वो है हम पार्ट 1 में देखेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमएसएन होती क्या है, ये आपके सामने इंट्रोडक्शन पार्ट आ गया, डेफिनेशन आ गई। तो स्टार्ट करते हैं हम एमएसएन या अडल्ट हेल्थ नर्सिंग। तो देखो, पहले तो ये पता होना चाहिए कि एमएसएन को अडल्ट हेल्थ नर्सिंग क्यों बोलता है। एमएसएन है, इसको हम अडल्ट हेल्थ नर्सिंग क्यों बोलते हैं, वाई क्यों बोलते हैं इसको। तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो एमएसएन है इसमें हम किसका कौन से पेशेंट देखते हैं, इसमें हम अडल्ट पेशेंट देखते हैं। अडल्ट पेशेंट कौन से हो गए, जो आपके 18 to 100 एक तरीके से देखें तो, ठीक है। इनकी हम क्या है, इनकी हम बात करते हैं इसमें। फिर एक आपके पास टॉपिक आएगा 1-2 सेमेस्टर बाद में, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, CHN, ठीक है, वो अलग है। तो इसलिए हम क्या है अडल्ट हेल्थ एमएसएन को अडल्ट हेल्थ नर्सिंग बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एमएसएन इज ए फंडामेंटल ब्रांच ऑफ नर्सिंग, ठीक है सर। एमएसएन क्या है, एक फंडामेंटल ब्रांच ऑफ नर्सिंग है। इट प्ले क्रिटिकल रोल इन नर्सिंग एजुकेशन, ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। फिर आता है, यहाँ से स्टार्ट होती है, इट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग केयर टू अडल्ट पेशेंट थ्रू मेडिकल, फार्माकोलॉजिकल एंड सर्जिकल अप्रोच। कि सर होता क्या है, एमएसएन है भाई, ये फंडामेंटल ब्रांच हो गई, ये तो नॉर्मल बातें हो गई। पहले तो नर्सिंग होती क्या है, नर्सिंग क्या है, व्हाट इज नर्सिंग। नर्सिंग में क्या करते हैं, तो आपके जो नर्सिंग है वो आपके, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है। नर्सिंग क्या है, नर्सिंग आपके क्या करती है, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करती है। केयर प्रोवाइड करती है, किसको करती है, सिक और वेल, ठीक है। जब हमने नर्सिंग की डेफिनेशन देखी थी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, तो उसमें हमने क्या देखा था कि नर्सिंग केयर प्रोवाइड करती है किसको, सिक और वेल को।
यानी पेशेंट को क्या है, नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रही है। तो एमएसएन क्या है? एमएसएन क्या है? एमएसएन क्या है? एक नर्सिंग की ब्रांच है। भाई नर्सिंग आई गया पहली बात तो। अब एमएसएन किससे बना है? देखो, जो आपके पास क्या है, एमएसएन है। एमएसएन आपके मेडिकल, मेडिकल, सेकंड आ गया सर्जिकल, ठीक है, और थर्ड वन आ गया आपके पास क्या, नर्सिंग। ठीक है, नर्सिंग क्या है? नर्सिंग है केयर प्रोवाइड करती है। और मेडिकल और सर्जिकल, या तो वो मेडिकल के रूप में केयर देगी, या सर्जरी के रूप में केयर देगी, या दोनों तरीके से देगी। अब मेडिकल है, मेडिकल को अपन क्या है, जो दवाइयाँ वगैरह आती है, मेडिसिन, मेडिकल क्या, सॉरी, मेडिसिन, या तो वो मेडिसिन के रूप में केयर देगी, या फिर सर्जरी के रूप में केयर देगी, या फिर मेडिकल और सर्जरी दोनों के रूप में केयर देगी, दोनों तरीके से। ठीक है। अब जो मेडिसिन से, मेडिसिन अपन देते हैं उसको क्या है, फार्मेकोलॉजी बोलते हैं। आपके सब्जेक्ट भी है इस बार। तो नर्सिंग, एमएसएन क्या है? एमएसएन इज एमएसएन इज अ fundamental branch of nursing. It focus on providing care to adult patient uh, through medical, pharmacological and nursing surgical approach। ठीक, डेफिनेशन याद हो गई सर। अब देखो, हम एमएसएन पढ़ क्यों रहे हैं? एमएसएन क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्या कारण है इसका? तो स्पेशलाइज्ड नर्स विद इन एमएसएन प्रोवाइड डिजीज स्पेसिफिक केयर। They prioritize not only physical aspects but also emotional, psychological and well-being of patient। जो एमएसएन से, इस एमएसएन स्पेशलिस्ट जो पेशेंट सॉरी नर्स होती है, वो केयर प्रोवाइड करती है, स्पेसिफिक केयर प्रोवाइड करती है। और उनकी प्रायोरिटी केवल फिजिकली रूप से नहीं होती, उनकी प्रायोरिटी केवल फिजिकली नहीं होती, वो इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी पेशेंट को वेल-बीइंग करती है। ठीक है, सही करती है। अब देखो, मान लीजिए कोई नर्स हो, मान लीजिए आपने एमएसएन से, एमएसएन स्पेशलिस्ट हो आप, एमएसएन स्पेशलिस्ट हो आप। तो आपने क्या किया, अब कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, ठीक है, आप वार्ड में काम कर रहे हो, मेडिकल वार्ड में या सर्जिकल वार्ड में या किसी भी वार्ड में, एनी वार्ड में आप कुछ काम कर रहे हो नर्स का, तो एज ए नर्स तो आप उसके ट्रीटमेंट करने जाओ। तो उसके जो पेशेंट हुआ या पेशेंट का जो फैमिली हुई, अटेंडर हुआ, तो वो आपसे पूछेगा कि सर, ये पेशेंट ने पूछा, सर हमें ठीक तो हो जाऊंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, कब तक ठीक होऊंगा, मुझे हुआ क्या है। ठीक है, तो अगर आपने एमएसएन पढ़ रखी है, तो अगर आपने एमएसएन पढ़ रखी है तो आप उसको सेटिस्फाई करने में अच्छे रहोगे, मतलब उसको सेटिस्फाई सही तरीके से कर पाओगे। आप कहोगे भाई ठीक हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, मान लीजिए किसी को डेंगू हुआ या पायरेक्सिया वगैरह हो गया, ठीक है, तो हाइपरटेंशन हुई, तो आप उसको एडवाइस दोगे कि ये काम करो भाई, ये मत करो, है ना, लाइफ स्टाइल से करो। तो ये आपके स्पेशलिस्ट, स्पेशलाइज्ड नर्स होती है, उसका ये काम होता है। अब आता है सब स्पेशलिटीज ऑफ एमएसएन। अब कार्डियोवास्कुलर नर्सिंग, व्हाट इज कार्डियोवास्कुलर, नाम से पता चल रहा है, कार्डियोवास्कुलर हार्ट से रिलेटेड हो गई, ओंकोलॉजी कैंसर से रिलेटेड हो गई, नेफ्रोलॉजी नर्सिंग किडनी रिलेटेड डिजीज, गैस्ट्रोइंटेरोलॉजी यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से हो गई, और जेरियाट्री, जेरियाट्री आपके लिए नया शब्द हो सकता है। तो जेरियाट्री मतलब क्या होता है, एल्डरली पेशेंट की केयर करना। तो एल्डरली पेशेंट कौन हो गए, 60 साल से ज़्यादा के। ठीक है,
वो आपके एल्डरली पेशेंट होते हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट, इंट्रोडक्शन कंप्लीट। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब देखते हैं, सॉरी, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखते हैं अपन आईसीडी। एक सेकेंड, अभी इंट्रोडक्शन हो रहा है। सॉरी। सर्जिकल नर्सिंग कंप्राइज थ्री की: प्री सर्जिकल नर्सिंग, इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग और पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग। तो प्री सर्जिकल नर्सिंग में क्या होता है, जो कोई किसी का भी कोई पेशेंट है उसका ऑपरेशन होता है तो उसके लिए जो जो तैयारियां की जाती है, ठीक है, जैसे कि पूरी प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करना, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, दे अंडरस्टैंड प्रोसीजर, ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, अंडर की जगह अंडरस्टैंड कर देना। इन्वॉल्व प्रिपेयरिंग पेशेंट फॉर सर्जरी एंड इंश्योरिंग दे अंडरस्टैंड प्रोसीजर, ठीक है। इंट्रा ऑपरेटिव में क्या आएगा, इंट्रा ऑपरेटिव में ऑपरेशन चल रहा हो उसका, तो ऑपरेशन चल रहा है तो उसमें क्या करेगा, नर्स असिस्ट करेगा, डॉक्टर है उसको क्या है, एक सर्जन है उसको असिस्ट करेगा और स्टेराइल एनवायरनमेंट मेंटेन कराएगा। थर्ड आता है पोस्ट सर्जिकल। तो किसी के, मान लीजिए किसी की सर्जरी हुई है तो उसके जो वुंड हुआ है ना, उसकी केयर कैसे करे, उसको कैसे रिपेयर करे टिश्यू को, और उसके जो पेन मैनेजमेंट है, पेन हुआ है उसको कैसे हम रिड्यूस करें, तो उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, नर्स की होती है, पोस्ट सर्जिकल या पोस्ट ऑपरेटिव नर्स की। अब आती है अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आईसीडी या इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। आईसीडी डिजीज होती क्या है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए डेफिनेशन तैयार की है कि ए डिजीज इज एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म बॉडी मार्क्ड बाय साइन एंड सिम्टम्स। बिल्कुल इजी है। डिजीज क्या है, डिजीज एक एबनॉर्मल कंडीशन है ऑर्गेनिज्म ऑफ बॉडी की, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव है उसकी जो शरीर है, बॉडी है, उसकी एबनॉर्मल कंडीशन यानी कि असामान्य दशा ही क्या है, डिजीज है, जो कि साइन एंड सिम्टम्स से क्या हो, मार्क्ड हुई हो। कंप्लीट। एक शब्द आपके पास आता है इटियोलॉजी, अभी नहीं तो आगे आएगा, आगे नहीं तो पहले आ चुका। आपने एनसीपी वगैरह पढ़ा है, नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ा है, तो उसमें आपके इटियोलॉजी शब्द आया। इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉजेस ऑफ डिजीज, डिजीज किस कारण से हुई है उसे बोलते हैं इटियोलॉजी। तो यहाँ पे मैंने एक टाइप नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया इसको कि आपके आईसीडी है, इसको हमने क्या है, तीन टाइप में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से, एक्यूट इलनेस, क्रोनिक इलनेस और टर्मिनल इलनेस। अब एक्यूट इलनेस क्या होता है, सभी को पता है एक्यूट इलनेस क्या है, इट इज ए टिपिकल कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर सिम्टम्स ऑफ और रिलेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, शॉर्ट ड्यूरेशन का हो गया। कॉमन कोल्ड है जो जुकाम होती है आपके, वो आपके क्या है, पहली बात तो शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, 3 से 7 दिन तक की, ठीक है। कॉमन कोल्ड इजीली सही हो जाती है ना, उसे बोलते हैं अपन एक्यूट इलनेस। सेकंड आता है क्रोनिक इलनेस। क्रोनिक इलनेस में आपके सीओपीडी हो गया, डायबिटिक हो गया। ये क्या होता है, इट इज एक्सटेंडेड पीरियड यूजुअली 6 मंथ, ये आपके 6 मंथ तक हो सकता है, और लॉन्गर ड्यूरेशन अधिक समय के लिए भी हो सकता है, लाइफ लॉन्ग भी चल सकता है, ठीक है, जैसे सीओपीडी वगैरह हुआ। सीओपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है, याद रखें। और थर्ड आ गया आपके पास टर्मिनल इलनेस। टर्मिनल इलनेस क्या होती है, इट इज एन एक्टिव एंड मेलिग्नाइट डिजीज दैट कांट बी क्योर्ड, जो जिसे हम सही नहीं कर सकते, ठीक है, कांट बी क्योर्ड।
जैसे एडवांस कैंसर, ये एडवांस कैंसर है, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, ठीक है, कांट बी क्योर्ड, याद रखिए, टर्मिनल इलनेस। हो गया यहाँ तक, फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट आता है आपके पास एंड रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन मेडिकल एंड सर्जिकल सेटिंग। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन मेडिकल एंड सर्जिकल सेटिंग्स। तो इसके लिए आपके पास क्या है, 3 डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें रोल अलग अलग होते हैं नर्स के। डिपार्टमेंट 3 अलग अलग कौन कौन से हो गए? फर्स्ट हो गया आपके पास आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जिससे हम शॉर्ट में बोलते हैं अपन ओपीडी। सेकेंड हो गया इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसे बोलते हैं आईपीडी। और थर्ड हो गया आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट, इससे अपन क्रिटिकल केयर यूनिट भी बोल सकते हैं, सीसीयू, ठीक है। या अब ठीक है, ये बोल सकते हैं उसको। अब हम देखते हैं सबसे पहले सॉरी, सबसे पहले देखते हैं अपन ओपीडी के जो नर्स होती है उसका क्या क्या रोल होता है। तो सबसे पहले आता है आपके पास असेसमेंट एंड डाटा गैदरिंग। मान लीजिए कोई पेशेंट आया, उसने अ, वो कटवाई पर्ची वगैरह कटवा कटवा के वो आपके पास आया, तो आउट पेशेंट ओपीडी नर्स होती है, ओपीडी की जो नर्स होती है उसका क्या रोल होता है, वो क्या है, सबसे पहले उसके असेसमेंट डाटा गैदरिंग, असेसमेंट या डाटा गैदरिंग यानी जो उसके इंफॉर्मेशन डाटा है वो कलेक्ट करेगी, जैसे कि कलेक्ट करेगी, जैसे वाइटल साइन हो गया, बीपी शुगर वगैरह हुई, सॉरी बीपी हो गया, पल्स वगैरह हो गया, तो वो उसको कलेक्ट करके और उस स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर है उसके पास भेजेगी, यानी कि उसको किस तरीके की दिक्कत है। मान लीजिए कोई पेशेंट आया कि मेरे तो भाई चेहरे पे पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं, तो वो उसको स्किन वाले के पास भेजेगी, स्किन वाले डॉक्टर के पास, ठीक है। कोई आया कि मेरे अ, पेट में दर्द है ना, तो वो पहले क्या, फिर वो अब पेट में दर्द है तो आपके पास पेन एब्डोमन है, तो वो 2 तरीके से हो सकता है, एक तो सर्जरिकल सर्जिकल हो गया, एक हो गया मेडिकली, ठीक है। तो उसको कौन सा पेन एब्डोमन है भाई, नॉर्मल है या फिर कोई सर्जरी सर्जरी वगैरह हो उसके, ठीक है, जैसे कि स्टोन वगैरह हो, पथरी वगैरह हो, तो उसके हिसाब से वो अलग अलग डॉक्टर्स है स्पेशलाइज्ड, उसको क्या है वहाँ पे भेजेगी। सेकंड आ गया एजुकेटर। अब एजुकेटर की अगर हम बात करें तो जो पेशेंट को जो भी जानकारी चाहिए उससे क्या है एजुकेट करेगी। कोई पेशेंट आया कि मेरे ये दिक्कत है क्या करूँ, तो उसको मतलब कि कैसी लाइफ स्टाइल चाहिए उसको, कैसे रहना चाहिए उसको, तो वो सभी क्या है उसको एजुकेट करेगी, सिखाएगी पेशेंट को। थर्ड आता है पास मैनेजर रोल। अब जो नर्स होती है वो एक मैनेजर का काम भी करती है। मैनेजर का काम कैसे करती है कि अपने जो जूनियर स्टाफ होते हैं उनको कौन सी ड्यूटी पर, कौन से वार्ड में लगाना है, कहाँ लगाना है, तो उनका भी काम किसका, नर्स का होता है। फिर हो गया इन्फेक्शन कंट्रोल का। इन्फेक्शन कंट्रोल, भाई इतने सारे पेशेंट आ रहे हैं तो उनका इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन वगैरह हो तो वो कंट्रोल कैसे करें, उसका काम भी किसका, नर्स का होता है। रिकॉर्ड कीपिंग, जितने पेशेंट हैं उन सबका रिकॉर्ड बनाना, नाम लिखना, नंबर लिखना, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस लिखना, एज लिखना, सब कुछ किसका काम होता है, ओपीडी के नर्स का। ठीक है, समझा दिया है, ये पॉइंट है, याद करें। फिर आता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इन पेशेंट डिपार्टमेंट यानी कि आईपीडी। आईपीडी की जो नर्स होती है उसका क्या रोल होता है। अब आईपीडी की जो नर्स है वो उसका ये तो नहीं है कि भाई वो जैसे असेसमेंट डाटा है तो ये थोड़ी है उसका कि काम की कोई पेशेंट आया तो उसको वाइटल लेके अलग अलग वार्ड में भेजे, अलग अलग डॉक्टर के पास, ये काम नहीं होता उसका।
उसका काम क्या है, केयर गिवर का। केयर गिवर का कैसे, आईपीडी है, मान लीजिए मेडिकल वार्ड में 10 पेशेंट है, 30 पेशेंट होते हैं, 30 बेड का समथिंग होता है मेडिकल वार्ड। तो अलग अलग पेशेंट को अलग अलग केयर प्रोवाइड कराना। अब एमएसएन में, एमएसएन आप पढ़ रहे हो तो एमएसएन का एक फंक्शन ये भी है कि आपके पास अलग अलग डिसऑर्डर के अलग अलग पेशेंट आते हैं, तो किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना, तो ये काम भी एक एमएसएन स्पेशलाइज के ही होते हैं, ठीक है। तो केयर गिवर हो गया। दूसरा हो गया एडवोकेट। एडवोकेट का क्या होता है कि जो नर्स है वो पेशेंट के राइट, पेशेंट के क्या क्या राइट्स है उनको क्या है, सिक्योर करता है, ठीक है। थर्ड होता है एजुकेटर। एजुकेटर में वही मैंने बताया भी आपको, कम्युनिकेटर, पेशेंट क्या पूछ रहा है, ठीक है। पेशेंट जो, कम्युनिकेटर का मतलब होता है पेशेंट क्या पूछ रहा है, पेशेंट के घर वाले हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करना, और जो डॉक्टर्स वगैरह आए, हेल्थ टीम आए, तो उनके साथ क्या है कम्युनिकेशन करना कि सर इसको ये दिक्कत है। डॉक्टर से भाई, जो पेशेंट है वो डायरेक्ट पहले आपसे बोलता है, ठीक है, फिर जब डॉक्टर राउंड पे आता है तो आप डॉक्टर को बोलोगे। एडमिनिस्ट्रेटर, तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे कि आईवी फ्लूइड देना उसको, इंजेक्शन वगैरह देना, तो वो सभी काम किसके, आईपीडी वाले नर्स के। रिसर्चर, रिसर्चर का भी काम किसका होता है, रिसर्चर मतलब कि अलग अलग रिसर्च करना। तो ये सभी क्या है, आईपीडी के पेशेंट के, सॉरी, इन पेशेंट डिपार्टमेंट नर्स के क्या रोल है। फिर आता है इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू। इसमें क्या होता है, पेशेंट केयर, वही पेशेंट केयर आ गया। दूसरा हो गया डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट असिस्टेंट। तो मतलब कि डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट असिस्टेंट, किसी किसको क्या देना है, ब्लड, जैसे ब्लड टेस्ट हुआ, एक्सरे वगैरह हुआ, है ना, तो ये सभी क्या है नर्स के काम होते हैं। आईसीयू है, आईसीयू में तो आपके एक्सरे की मशीन भी होती है, जिससे एक्सरे होता है वो आईसीयू में है आपके पास, कभी वार्ड में जाओ तो देखना। इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड हाइजीन मेंटेन, ठीक है, आईसीयू में ये भी इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन मैंने बता दिया। टीम वर्क, टीम वर्क कैसे है, तो टीम वर्क कैसे मतलब कि आईसीयू है तो उसमें सभी जो स्टाफ होता है वो एक टीम वर्क करके ही काम करता है, ताकि पेशेंट है उसको क्या है ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, अलग 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 जो सेमिनार्स होते हैं उसमें जाएं, ठीक है, स्टाफ है जो सेमिनार में जाए, जिससे उसकी क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट मिले या कुछ सीखने को मिले, ठीक है। फिर आता है इंट्रोडक्शन टू असेप्सिस, थर्ड पॉइंट आपके पास ये हो गया आपके पास, इंट्रोडक्शन टू मेडिकल एंड सर्जिकल असेप्सिस। इसके बाद में ये और फिर ये खत्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू मेडिकल एंड सर्जिकल असेप्सिस। तो असेप्सिस होता क्या है, व्हाट इज असेप्सिस। द टर्म asepsis means complete absence of pathogenic microorganism. Complete absence of pathogenic microorganism is called and known as asepsis. Got it? For the example, microorganism, bacteria, virus, fungus, and parasites. ये हो गया आपके microorganism. There are two types of asepsis. There are two types of asepsis. Which one? First one is medical asepsis and second one is सर्जिकल असेप्सिस, ठीक है। तो मेडिकल असेप्सिस में क्या करते हैं और सर्जिकल असेप्सिस में क्या करते हैं। मेडिकल असेप्सिस में देखो, अगर हम ओनली डेफिनेशन की अगर हम बात करें
तो मेडिकल असेप्सिस कब यूज होता है? यूज्ड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। भाई मेडिकल असेप्सिस का काम क्या है कि फैलने से रोकना। केवल मेडिकल असेप्सिस का काम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको फैलने से रोकना। जबकि सर्जिकल असेप्सिस का काम क्या है? सर्जिकल असेप्सिस का काम क्या है? एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, खत्म करना उसको, है ना। ठीक है। तो इसमें देखते अपन मेडिकल असेप्सिस है, इसमें हम क्लीन टेक्निक यूज करते हैं यानी साफ सफाई की। तबकि सर्जिकल असेप्सिस में हम क्या करते हैं? स्टेराइल टेक्निक यूज करते हैं। मेडिकल असेप्सिस है उसमें अपन कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन इज रिड्यूस इन मेडिकल asepsis, while सर्जिकल असेप्सिस में एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। मेडिकल असेप्सिस में बेसिक हैंड हाइजीन यूज करेंगे, अभी मैं आपको वो प्रोसेस बताऊंगा। जबकि सर्जिकल असेप्सिस में हम सर्जिकल स्क्रब यूज करेंगे। मेडिकल असेप्सिस में क्लीन इक्विपमेंट एंड सप्लाई, और इसमें स्टेराइल करेंगे। क्लीन फील्ड और इधर स्टेराइल फील्ड। ठीक है। अब आप देखें तो नॉर्मल साफ सफाई करना आपके मेडिकल असेप्सिस में आता है, और जब अपन ऑपरेशन थिएटर में जो सफाई होती है वो आपके सर्जिकल असेप्सिस में आता है। ऐसे याद रखो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो आप, मेडिकल असेप्सिस ऑल प्रैक्टिसेस दैट रिड्यूस द नंबर, ग्रोथ, ट्रांसफर एंड स्प्रेड पैथोजेनिक। मतलब कि मेडिकल असेप्सिस में हम क्या करते हैं? असेप्सिस में ऑल प्रैक्टिसेस दैट रिड्यूस नंबर, इसमें नंबर को क्या है? रिड्यूस किया जाता है, तबकि उसमें ख़त्म किया जाता है, एब्सेंस किया जाता है सर्जिकल में। मेडिकल असेप्सिस में हम हैंड वॉशिंग यूज़ करते हैं, बाथिंग, क्लीनिंग एनवायरनमेंट, वेयरिंग ग्लव्स, गाउन, मास्क, हेयर एंड शूज कवर, ये यूज़ लेते हैं। अब हैंड वॉशिंग की जो टेक्निक है वो देखो। सबसे पहले ट्रिम नेल्स एंड रोल अप स्लीव्स, नाखून को काटो। ठीक है। और अपनी जो शर्ट है उसको क्या है? रोल अप कर दो। ठीक है। सेकंड आ गया आपका सेकंड पॉइंट, रिमूव ऑल ज्वेलरीज, रिंग वगैरह हुई है ना हाथों में, उनको क्या है? रिमूव करो। एडजस्ट वाटर फ्लो आप एडजस्ट करो, स्पीड वगैरह उसकी। वेट हैंड्स अंडर रनिंग वाटर, जो पानी आ रहा है नल में से, वाटर फ्लो हो रहा है तो उसमें क्या है? हाथ गीले करो, वेट हैंड। अप्लाई सोप थ्रोली इंक्लूडिंग स्क्रबिंग नेल इफ पॉसिबल, सोप अप्लाई करो अपने हाथों पर, अगर हो सके तो आपके नेल है उसको भी क्या करो? स्क्रब करो। ठीक है। अरे रगड़ो, नेल नाखूनों को रगड़ो। ठीक है। रिंस हैंड वेल और ड्राई विथ क्लीन टॉवल। ठीक है। अच्छे से सुखा दो उसको। यहाँ तक कंप्लीट, ये आपके हैंड वॉशिंग की टेक्निक हो गई। सर्जिकल असेप्सिस में हमने थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लिया है। स्टेराइल करते हैं। स्टेराइल टेक्निक यूज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ पैथोजेंस फ्रॉम एनवायरनमेंट टू पेशेंट, इन्वायरमेंट से पेशेंट में नहीं आए, इसको रोकने के लिए अपन सर्जिकल असेप्सिस का यूज लेते हैं। इट एप्स। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सर्जिकल असेप्सिस, अब इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं? ऑलवेज फेस द स्टेराइल फील्ड, डू नॉट टर्न बैक साइड ऑफ एन स्टेराइल फील्ड। यानी कि मान लीजिए स्टेराइल फील्ड है, ये यहाँ पर क्या है? एक स्टेराइल फील्ड है, और ये हो गया इसका गेट। एक सेकेंड। ठीक है। यहाँ से कोई भी है वो एंटर करता है, तो पूरा स्टेराइल हुआ है। ये कोई एक
पर्सन हो गया, तो ये तो इसके क्या होगी, फॉरवर्ड आगे की साइड की, और ये हो गई पीछे की साइड। तो ये हमेशा स्टेलर फील्ड में मुड़ेगा नहीं, टर्न नहीं लेना चाहिए। अगर इसको पीछे आना है तो डायरेक्ट पीछे आइए, मतलब ये पूरा घूमे नहीं, टर्न नहीं लेना चाहिए। अगर टर्न लेगा तो स्टेराइल फील्ड वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। कीप द स्टेराइल इक्विपमेंट अबोव टेबल लेवल, टेबल लेवल पर रखें, थोड़ा नीचे ना रखें। डू नॉट स्पीक एंड स्नीच एंड कफ ओवर ए स्टेराइल फील्ड, जो स्टेराइल फील्ड है वहाँ पर ना तो बोले, ना छीके या ना खांसे, ठीक है। कीप द स्टेराइल फील्ड ड्राई, सूखा रहना चाहिए, गीला नहीं रहे। हैंड वॉशिंग मास्क पुट ऑन गाउन एंड ग्लो बिफोर ईयर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास इन्फेक्शन। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, होएगी वीडियो लंबी थोड़ी। चलो इन्फेक्शन वगैरह आपने पढ़ रखा है तो थोड़ा जल्दी जल्दी करा देते हैं। यहाँ तक कंप्लीट इन्फेक्शन, और फिर ये वाला 2 टॉपिक बच रहे केवल इस वीडियो में कंप्लीट कराना है। इन्फेक्शन, व्हाट इज इन्फेक्शन? तो इन्फेक्शन, इन्फेक्शन occur when a microorganism such as virus, bacteria and fungi enter a person's body and multiply causing illness। कोई वायरस वगैरह है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो किसी भी पर्सन या किसी भी व्यक्ति के बॉडी में आए और अपनी वृद्धि करे, मल्टीप्लाई करे, और उस व्यक्ति है या उसको क्या है, पर्सन है, उसको इल करे, बीमार करे, यही क्या है, इन्फेक्शन है, ठीक है। नेचर ऑफ इन्फेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक इन्फेक्शन वॉर्म हो गया, कृमि वगैरह हो गया, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जैसे जो कि इन्फेक्शन के कारण बनते हैं। इन्फेक्शन एग्जिस्ट मेन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंटर द बॉडी, रिप्रोड्यूस एंड कॉज डिजीज, वही बात आ गई, अभी बताया मैंने आपको। अब बात करते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की चेन कैसे है? तो इसमें आपके पास ये आपके चेन ऑफ इन्फेक्शन हो गया, कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है। तो सबसे पहले आपके पास आता है पैथोजन। पैथोजन, these are an microorganism that can cause a disease such as bacteria, viral, protozoa, parasite, worm and fungus। तो पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिजीज के कारण बनते हैं, बीमारी फैलाते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स एटसेट्रा। सेकेंड वन इज रिजर्वायर। व्हाट इज रिजर्वायर? इट इज द प्लेस वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, जन्म ले, पैदा हुए, रिप्रोड्यूस हुए। तो वो कौन कौन से हो गए? वो हो गए आपके पास फूड हो गया, वाटर, ह्यूमन स्टूल, रेस्पिरेटरी सिक्रेशन। यहाँ पे क्या है, रिजर्वायर है जहाँ पे ये पैदा होता है। पोर्टल ऑफ एग्जिट, अब पैदा हो गए, अब यहाँ से बाहर कैसे निकले? तो इट इज़ द प्लेस वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव द रिजर्वायर, जहाँ से रिजर्वायर है जहाँ से वो पैदा हुए वहाँ से बाहर निकले। तो कैसे, कौन कौन से हो गए? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, रेस्पिरेटरी सिक्रेशन से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा जाएगा, नोज, माउथ, रेक्टम, ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड, इसके द्वारा वो एग्जिट होगा। फोर्थ आता है आपके पास मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, प्लेस टू प्लेस कैसे जाए? इट इज मीन इट इज द मीन बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर फ्रॉम वन कैरियर टू अदर। इट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट होता है, टच के द्वारा हो जाए या फिर इनडायरेक्ट हो जाए। इनडायरेक्ट कैसे? इनडायरेक्ट मतलब कि एयर बोर्न हो गया, है ना, स्नीज हो गया, कफ, स्पीक बोलने से चल जाए। पोर्टल ऑफ एंट्री, अब पोर्टल ऑफ एंट्री देखो कहाँ तक गया, रिजर्वायर हो गया आपके पास, ये इन्फेक्टेड एजेंट है, ये कहाँ पे, रिजर्वायर पढ़ लिया, एग्जिट हो गया, ट्रांसमिशन जैसे यहाँ तक पढ़ लिया अपन ने, कॉन्टेक्ट से हो गया, हाथ मिलाया तो उसके पास चला गया।
अब एंट्री कैसे करे, जैसे उसने हाथ लगाया तो द ओपनिंग वेयर द इन्फेक्शियस एजेंट एंटर टू द होस्ट बॉडी, लाइक या सच एज म्यूकस मेम्ब्रेन, ओपन वुंड। देखो ये ओपन वुंड हो गया, ये काट रहा है, ठीक है। और ट्यूब इंसर्जन, जैसे कि यूरिनरी कैथेटर, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, राइस ट्यूब वगैरह डालते हैं तो उसके द्वारा भी ये अंदर चला जाए। होस्ट क्या है, अब जो ससेप्टेबल होस्ट है, जिसको लैकिंग इम्यूनिटी, जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, उसकी उसी को होगी बीमारी, ठीक है। इस डायग्राम में देखो ससेप्टेबल होस्ट, इतने सारों में से जो ये बीच वाला है, ये इसी को हुआ है, ठीक है। ये है ससेप्टेबल होस्ट, इसकी इम्यून पावर है वो कमज़ोर हो। और फिजिकल रेजिस्टेंट टू ओवरकम द इन्वेशन बाय पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके पैथोजेंस को रेजिस्टेंस करने की जो पावर है वो क्या है, कम हो। अब बात करते हैं स्टेप ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन फैलता चैन तो देख ली, अब फैलेगा कैसे, उसमें उसके अंदर चला गया पेशेंट के अंदर, तो फैलेगा कैसे। फर्स्ट स्टेज आती है आपके पास इंक्यूबेशन स्टेज। ये आपके क्लास डली हुई है वैसे तो इन्फेक्शन की, और आप डीपली पढ़ना चाहो तो उसमें देख ले, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी आपको इन्फेक्शन की। तो इंक्यूबेशन क्या होता है, ड्यूरिंग द स्टेज a sick person may actually spread the disease causing microorganisms without known। मतलब कि देखो मैं समझा देता हूँ इसमें क्या है। इंक्यूबेशन क्या है, इंक्यूबेशन में एक ऐसी स्टेज है जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो पैथोजन है किसी पर्सन के अंदर चला गया, लेकिन उसको पता नहीं है। क्यों पता नहीं है, क्योंकि ये क्या है, सिम्टम लेस स्टेज है, ठीक है। अब वो अंदर चला गया, वो अपनी माइक्रोब्स है वो मल्टीप्लाई होते रहेंगे उसकी बॉडी में, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा क्योंकि ये सिम्टम्स लेस स्टेज है, ठीक है। सेकेंड आता है आपके पास प्रोटोमल या प्रोड्रोमल स्टेज। इसमें क्या होता है, ये शॉर्ट स्टेज होती है सबसे पहले तो, और इसी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उस पर्सन के अंदर गया है, ठीक है, जो बैक्टीरिया वायरस या जो भी पैथोजन है जो जिस पर्सन के अंदर गया है, उसके अंदर ये क्या है, अपनी संख्या को मल्टीप्लाई करेगा, बढ़ाएगा, है ना। और अधिक उसके पर्सन के इम्यून सिस्टम है उससे अधिक क्या है, स्ट्रोंग हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रोंग हो जाएगा। लेकिन उसको क्या है, पता नहीं चलेगा, नोट अपीयर, उसको पता नहीं चलेगा, वो बीमार नहीं होगा, ठीक है, डोंट डजंट फील, ठीक है। थर्ड स्टेज आती है इलनेस स्टेज। इस स्टेज में उसको पता चल जाएगा क्योंकि ये सिम्टम्स स्टेज होती है, सिम्टम्स आर प्रेजेंट, ठीक है, जैसे फीवर, पेन और अदर सिम्टम्स है वो प्रेजेंट होंगे इसमें। और जो पर्सन है फील द टिपिकल सिम्टम्स विथ द डिजीज, इस स्टेज में उसको पता चल जाएगा कि भाई मैं बीमार हूँ, ठीक है। डिक्लाइन स्टेज, डिक्लाइन स्टेज क्या होगी, अब वो बीमार हो गया, अब वो पर्सन है उसका इम्यून पावर है जो WBCs वगैरह है वो उसके अंदर उस पैथोजन से उससे फाइट करेगी, लड़ेगी, और जो इलनेस है, डिजीज है, उसको क्या है, डिक्लाइन यानी कि रिड्यूस कर देगी, ठीक है। और लास्ट स्टेज आती है आपके पास कन्वर्सेंस। तो इसमें वो फ्री हो जाएगा बिल्कुल, पर्सन में भी डाई, या तो वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा पर्सन, या फ्री इलनेस, या इलनेस से क्या है, मुक्त हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, बीमारी से राहत मिल जाएगी उसको। माइक्रोबियल रेप्लिकेशन फुल्ली स्टॉप्ड, और जो माइक्रोबियल रेप्लिकेशन है जिससे कि वो अंदर ही अंदर क्या है, अपनी संख्या को बढ़ा रहे थे, वो क्या है, स्टॉप हो जाएगा। अब हम एक ग्राफ देखें, ग्राफ देखो, इसी का ग्राफ देखते हैं। तो ये तो हो गया टाइम, और ये हो गया आपके पास स्टेज। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, ये इसकी क्या होती है, एक स्टेज होती है, इस पर ये क्या है, ये हो गई इलनेस स्टेज, ये हो गई डिक्लाइन स्टेज, और ये होगी कन्वर्सेंस।
ठीक है, ये हो गई इंक्यूबेशन और ये हो गई प्रोड्रोमल। ठीक है, प्रोड्रोमल, इंक्यूबेशन, ये स्टेज होगी इलनेस स्टेज, ये होगी डिक्लाइन स्टेज और ये होगी कन्वर्सन स्टेज। ठीक है, ऐसे याद रख लो। अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे फैलता है। फर्स्ट आता है ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स जैसे ड्रॉपलेट्स जनरेट कफिंग, स्नीजिंग, रेस्पिरेटरी प्रोसीजर, इनसे क्या है इन्फेक्शन है वो फैलेगा। दूसरा है वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन, इंसेक्ट हुआ, एनिमल्स हुआ, मॉस्किटो, मच्छर वगैरह हुआ, मक्खी, हाउस फ्लाई वगैरह हो, इनसे फैलेगा। थर्ड हो गया एयरबोर्न ट्रांसमिशन। फोर्थ हो गया कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन, जैसे डायरेक्ट हो गया सरफेस टू सरफेस, और इनडायरेक्ट हो गया भाई ग्लव्स हो गया, निडल वगैरह हो गया। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक आता है आपके पास अल्टरनेटिव थेरेपीज। ठीक है, अल्टरनेटिव थेरेपीज, तो इसको हम देख लेते हैं अल्टरनेटिव थेरेपीज। तो देखो, सॉरी, तो सबसे पहले तो अल्टरनेटिव थेरेपीज होती क्या है, पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा। थ्योरी देखो पहले, देयर इज आर सो मैनी अल्टरनेटिव थेरेपीज वे ऑफ ट्रीटमेंट इन द होल वर्ल्ड अदर देन एलोपैथी। ठीक है सर, which are widely used for treatment of disease in very natural way other as than allopathy is known as alternative medicine। देखो, alternative therapies used in caring for patient with medical surgical disorder। एक तो आप ये दवाइयाँ वगैरह लेते हो, ये आपकी होती है एलोपैथी। एलोपैथी, अब सभी ने नाम सुना है एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक। ठीक है, मेनली तीन का नाम सुना है आपने, लेकिन इन तीनों के अलावा भी और भी बहुत कुछ है, वो हम अभी देखेंगे। पूरी नहीं देखेंगे, थोड़ी थोड़ी देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो एलोपैथिक है, जैसे कि जो आप दवाएं लेते हो, अभी अपन एलोपैथी में काम कर रहे हैं। नॉर्मल कॉमनली तो अपन एलोपैथिक का यूज लेते हैं, जैसे पीसीएम 500। ठीक है, टेबलेट पीसीएम 500 ऐसे है ना बॉडी। तो ये जो दवाएं वगैरह ले रहे अपन, पैरासीटामोल हो गया है ना, इथामस्लेट जो इंजेक्शन आ गया, इथामस्लेट, ओंडास्टेरोन, ठीक है, पेंटाप्रोजोल और डेरिफिलिन, इयोसिनोफिल, सॉरी इयोसिनोफिल क्या, इटोथी हो गया। तो ये सभी जो दवाई है, जो मेडिसिन है, ये आपके क्या है एलोपैथी है। एलोपैथी में एमबीबीएस है, वो एलोपैथी के द्वारा होता है। आयुर्वेदिक है तो उसमें बीएमएस वगैरह है ना, तो इसके अलग अलग ब्रांच होती है, बीएचएमएस हो गया। तो एलोपैथिक के अलावा, अदर देन एलोपैथी, इसके अलावा जितने भी ब्रांचेस है जो कि पेशेंट को ट्रीट करती है, पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है एलोपैथी के अलावा, वो सभी अल्टरनेटिव थेरेपीज कहलाती है। ये देखो, अदर देन अदर एज अदर एज देन एलोपैथी इज नोन एज अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, कौन कौन सी होती है, मेनली होती है आपके पास, मेनली अगर हम देखें तो बहुत सारी थेरेपीज है, लेकिन मेनली होती है आपके पास ये आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, जिसको हम क्या बोलते हैं आयुष। आयुष है वो इसी के नाम से जाना जाता है। ए से आयुर्वेदिक, वाई से योगा, यू से यूनानी, एच से सिद्धा और एच से होम्योपैथिक। कंप्लीट, क्या हो गया आयुष। तो हम एक एक को ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। पहला आता है आयुर्वेदा। व्हाट इज आयुर्वेदा। आयुर्वेदा
Ayurveda word is derived from Sanskrit word आयु विच स्टैंड फॉर रिलेशन बॉडी सेंस माइंड। आयु का मतलब होता है बॉडी माइंड सेंस, ठीक है। और अगर ओवरऑल देखें तो इसका मतलब होता है द साइंस ऑफ लाइफ कंप्लीट। इट इज़ ओल्डेस्ट मेडिकल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, सबसे पुराना है ये। इसको अपन, इसके 3 प्रिंसिपल होते हैं, पित्त कफ वात, ठीक है। बाकी आप सबको पता है आयुर्वेद में क्या क्या होता है। सेकेंड वन इज योगा। योगा है, योगा प्रमोट फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। अब जो योगा है उसकी ओरिजिन हुई है वेदा से एंड सिस्टमेटिकली प्रेजेंटेड बाय पतंजलि योग सूत्र। योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र से इसको क्या है प्रेजेंटेड किया गया है। योगा हेल्प बाय टू बिल्ड मसल स्ट्रेंथ। योगा क्या क्या करता है, योगा से अपन बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे समाधि हुआ, मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज बॉडी ब्लड फ्लो, इम्यून सिस्टम बूस्ट कर सकते हैं, इनर पीस आंतरिक जो शांति होती है उसको, और ऑलराउंडर फिटनेस, सभी तरीके की जो फिटनेस वगैरह है वो योगा से अपन मिल सकती है। फिर आता है यूनानी। यूनानी की अगर हम बात करें तो इट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय अरब्स समटाइम्स अराउंड 11th सेंचुरी। 11वीं शताब्दी है, वहाँ से इसको इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, और इंडिया में इसका इम्प्रेसिव रिकॉर्ड रहा है। अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूनानी, बॉडी इज मेड अप ऑफ 4 बेसिक एलिमेंट्स। कौन कौन से? अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। ये 4 इसके क्या है बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। यूजेस हर्बल रेमेडीज एंड डाइटरी प्रैक्टिसेस। इनका यूज करके अपन क्या है पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। सिद्धा, सिद्धा क्या है? साउथ इंडियन सिस्टम है जिसमें प्लांट्स, एनिमल एंड मिनरल्स बेस्ड ट्रीटमेंट किया जाता है। प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, उनसे पेशेंट को क्या है ट्रीटमेंट दिया जाता है। लास्ट वन इज होम्योपैथी। व्हाट इज होम्योपैथी? होम्योपैथी इज नॉन होम्योपैथी इज आल्सो नोन एज होम्योपैथिक मेडिसिन एंड वाज डेवलप्ड इन जर्मनी मोर देन 200 ईयर एगो। 200 से अधिक साल पहले ये जर्मनी में डेवलप हुआ, ठीक है सर। होम्योपैथी is a form of alternative medicine in which practitioner treat patient using highly dilute preparation formulation obtained from natural source। देखो इसकी जो ये मेडिसिन होती है, जो दवाइयाँ होती है वो हाईली डाइल्यूट होती है। मतलब आपने देखा होगा इसमें एक लिक्विड सा होता है, जो ये दवाइयाँ हैं इसमें लिक्विड सा होता है। जब आप इनकी डिब्बियाँ देखोगे ना जिसमें रखी हुई होती है ये छोटी छोटी गोलियाँ, तो इसमें क्या है ये लिक्विड होता है, हाईली डाइल्यूट होती है दवाई मेडिसिन, ठीक है। ये हो गया। और जो एक दो और जो थेरेपी है वो कौन कौन सी होगी? एरोमेथेरेपी जैसे यूजेस एसेंशियल ऑयल फॉर मसाज, इनहेलेशन एंड स्किन केयर। इसमें क्या है अपन एरोमेथेरेपी, इसमें कुछ ऑयल्स वगैरह होते हैं, तेल वगैरह, जिससे हम मसाज करते हैं, इनहेलेशन करते हैं उसका, और स्किन केयर के लिए अपन काम में लेते हैं। एक्यूपंचर, एक्यूपंचर एक चाइनीज प्रैक्टिस है जिसमें हम निडल का यूज लेते हैं टू बैलेंस बॉडी एनर्जी टू पेन रिलीफ एंड स्ट्रेस। ये देखो आप कुछ ऐसे, ये हो गया आपके पास एक्यूपंचर। ऐसे निडल का यूज करके अपन जो स्ट्रेस हुआ उन उनको क्या है ट्रीट करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है। और लास्ट वन इज होम रेमेडीज। होम रेमेडीज जैसे यूटिलाइज कॉमन हाउस होल्ड आइटम्स, जो घर के आइटम्स होते हैं उससे अपन जो भी बीमार होता है, सिक पेशेंट होता है, उसको हम ट्रीट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को खांसी हुई तो हम क्या बोलते हैं, लौंग ले ले यार, है ना, चाय पी ले, लौंग ले ले। तो ये रेमेडीज हो गई, लौंग अदरक की चाय पी ले, ठीक है। और जैसे किसी को फीवर, ये तो कोल्ड स्पंज वगैरह हो गया। तो जो घर की जो आइटम्स होती है उनको हम अपन यूज लेते हैं।
हल्दी हल्दी का दूध ले लिया जैसे, तो ये सब भी होम रेमेडीज में आते हैं। ठीक है, थैंक यू। ये आपके पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। बहुत लेंथी टॉपिक है, नॉन स्टॉप 50 मिनट के समथिंग आपके लेक्चर हुआ। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी है वो देख लेंगे अपन। ठीक है, पार्ट 1 कंप्लीट। कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट करें, नंबर दे रखे हैं आपको, व्हाट्सएप के मैसेज करें, और नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएंगे। कमेंट करें कैसा लगा, ठीक लगा तो आगे और बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो वो भी कमेंट करें, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वो बताए। भाई कोई पिक्चर वगैरह ले इसमें, कोई फ़ोटो वगैरह ऐड करे। ठीक है, जिससे आपको समझ में आए, तो जो भी चाहिए आपको सब बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।